से आप Yes, sir. पूरे लोग मतलब पूरे दिन अटेंड करना, ठीक है। ऐसा ना हो जब वाइवा हो तो आप टीचर के सामने कुछ ना बता पाओ, ठीक है। Okay, sir. आपको अभी एक कोर्स का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसमें अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो सर अब क्लास कंटिन्यू करेंगे थोड़े टाइम। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, क्लास कंटिन्यू कर लीजिए सर, ठीक। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। हाँ। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर, यस सर। चलो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आज मैं बता देता हूँ अपना। मेरा नाम सीए निश्चय गुप्ता है। मैंने नवंबर 2022 में सीए अपना क्लियर किया था, ठीक है। मैं रायबरेली से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और ये 30 दिन की जो ट्रेनिंग होगी, इसमें हम लोग पहले थ्योरेटिकल फिर उसका प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें इस पे बैलेंस करके चलेंगे, जिससे कि आप वाइवा भी दे पाएँ और प्लस हम लोग प्रैक्टिकली भी देखें कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हम लोगों का क्लास है इनकम टैक्स। कितने लोग जानते हैं इनकम टैक्स के बारे में? इनकम टैक्स के बारे में कोई जानता है कुछ? अभी पढ़ा है किसी ने इनकम टैक्स को? It is a direct tax and progressive in nature, and it is divided under 5 heads. चलो, और कोई? इनकम का मतलब क्या होता है? आय। टैक्स तो टैक्स ही होता है। जो आय पर टैक्स लगे उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। यानी कि जो हम इनकम कमाएंगे, यानी कि हमारे कमाने पर जो टैक्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकम टैक्स कोई भी लगा सकता है, तो इसको लगाने के लिए इसको पावर दी जाएगी, किसी को पावर देना होगा। तो पावर कौन देगा? हमारे इंडिया में पावर कौन देता है किसी भी चीज को? हमारे जो इंडिया का बेस है वो क्या है? हमारे इंडिया का जो बेस है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर किसी चीज को अलाउ करता है कि इसकी पावर हम देते हैं, तो ही वो चीज लागू हो सकती है। अगर वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखी है तो उसको कोई भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी उसको लागू नहीं कर सकता है। इसी तरीके से सेक्शन आर्टिकल, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल होता है। आर्टिकल 265 में कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 265 में कहा, नो टैक्स शैल बी लेविड, नो टैक्स शैल बी levied unless it is levied unless it is authorized by law। अगर कोई भी चीज अथॉरिटी नहीं दी गई है, उसको कोई टैक्स आप, ना स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। फिर उसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल निकाला, आर्टिकल 246। इसके सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई। तीन लिस्ट कौन कौन सी दी गई?
पहली दी गई यूनियन लिस्ट, दूसरी दी गई स्टेट लिस्ट और तीसरी दी गई कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, अब यूनियन लिस्ट में इसकी जो पावर है, ये कहता है यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होती है, जो भी चीज इसके अंडर लिखी रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि उस पे कोई भी नियम, लॉ या फिर रूल्स बना सकती है। जो स्टेट लिस्ट में लिखी होगी उसको स्टेट लेजिस्लेचर बना सकता है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिया होगा उसमें दोनों स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर दोनों पार्लियामेंट मिलकर के उस पे नियम बनाएंगे। तो जो इनकम टैक्स है, वो इनकम टैक्स जो आया वो आया आर्टिकल 246 के 7 शेड्यूल की लिस्ट 1 पे, लिस्ट 1 एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 में कहा गया, एंट्री नंबर 82 में क्या कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू मेक laws and collect taxes on income other than एग्रीकल्चर इनकम। यानी कि इसमें पावर क्या दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि आप इनकम टैक्स वसूल सकते हैं, इनकम टैक्स को आप इम्पोज कर सकते हैं किसी को भी, और लेकिन आप एग्रीकल्चर इनकम पे, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश होता है, इसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर को हमेशा प्रमोट करते हैं। तो एग्रीकल्चर की इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि वो इनकम टैक्स लगा सके, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं कि वो एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स लगा देती है कभी कभी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग पार्शियल इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो यही लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने के लिए, लेकिन उसको इनकम कोई भी अदर इनकम, कोई भी इनकम होगी उस पे इनकम टैक्स लगाने की पूरी स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंसी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना ये एंट्री 82 का इस्तेमाल करते हुए उसने एक लॉ बनाया जिसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो कैसे आया हमारा इनकम टैक्स एक्ट? कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 246 की यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 ने ये पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट, एक तरीके से पार्लियामेंट जो होगी वो इनकम टैक्स पे रूल बना सकती है। इस हिसाब से हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। ठीक है, इतना क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। सर। अब किसी भी गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करती क्यों है? गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? टैक्स कलेक्शन क्यों जरूरी है? व्हाई टैक्स इज नीडेड? बताओ भाई। सर टैक्स बेसिकली लाइक हम लोग जो पब्लिक सर्विसेज यूज करते हैं, रोड्स एंड हाईवेज, उनको मेंटेन करने के लिए टैक्स जरूरी है। और किस लिए जरूरी है? सर इकोनॉमी में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, सर जो रिच है पुअर को लगा के, इकोनॉमी बैलेंस करने के लिए, ताकि कोई रिचर ना बनता जाए या फिर पुअर ना होता जाए।
ना, गरीब गरीब ना बने, अमीर और अमीर ना बनता जाए। ठीक। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है हमारा? रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डैम्स, इन सब एक्सेट्रा, इसको ये बनाता है। ठीक है। तीसरा, कोई अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है या नेचुरल कैलेमिटी आती है, इमरजेंसी या फिर नेचुरल कैलेमिटी हो गई कहीं पे, तो वहां पे रिलीफ पहुंचाने का काम भी इसको करना है। या सूखा पड़ गया या कहीं कुछ हो गया, वो हो गया, तो वहां पे भी रिलीफ पहुंचाने का काम ये करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो वहां पे भी टैक्स का इस्तेमाल किया जाता है ना? यस सर। Sir, to pay salaries and pensions to government officials. क्या चीज? Sir, to pay salaries and perquisites to government officials. हाँ, सैलरी वगैरह अपने जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको सैलरी देती है इसी टैक्स के पैसों से, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा खर्चा होता है। ठीक। तो काफी जगह, काफी चीजों पे हमारा जो टैक्स का पैसा होता है वो खर्च किया जाता है। अब टैक्स कितनी तरीके से कलेक्ट होता है? टैक्स होते कितने प्रकार के हैं? टाइप ऑफ टैक्स कितने होते हैं? Sir, direct tax and indirect tax. Two types of tax, direct tax and indirect tax. Direct or direct. डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इन दो तरीकों से गवर्नमेंट जो है टैक्स वसूलती है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जिसने पे किया, हु पे, जिसने पे किया वही बियर करता है, उसी की पॉकेट से जाता है। जो पे करेगा उसी वही बियर करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि बर्डन जो होता है वो पास ऑन होता है, और जो कंज्यूम करेगा, लास्ट में जो कंज्यूम करता है, बर्डन जो होता है उसी पे शिफ्ट हो जाता है। आखिरी जो बर्डन होता है उसी पे पड़ता है ना। इसमें बर्डन जो है, जो पे करेगा वही डायरेक्टली वही उसी पे बर्डन पड़ता है। इसका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि मेरा इनकम टैक्स है तो मेरा कोई भाई पे नहीं कर सकता, मेरी बीवी पे नहीं कर सकती, मेरे पिताजी पे नहीं कर सकते, उसको मैं ही पे करूंगा। लेकिन कोई अगर मैं चॉकलेट लेके आ रहा हूं तो ये मेरे पिताजी भी ला करके मुझे दे सकते हैं, मेरे भाई भी ला के दे सकता है। इसका टैक्स इन्होंने पे किया, लेकिन बर्डन मुझे मेरे ऊपर, क्योंकि पैसा मुझे देना पड़ गया। मान लो कोई किसी से मंगा लिया, यहाँ पे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हम अगर रिटेलर के पास जाएंगे, या माता पिता छोड़ दो, यहाँ पे अगर हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ले ले, रिटेलर से अगर लेके आया मैं, तो बर्डन तो मुझे पड़ा ना। 10 रुपए की चॉकलेट तो मुझे पड़ी, क्योंकि उस पर लिखा रहता है MRP, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। तो 10 रुपए में उसको तो गवर्नमेंट को जो दिया इसने तो वसूल लिया 10 रुपए हमसे, है ना। तो इसका जो बर्डन है वो शिफ्ट होता रहता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर के पास चला जाता है। लेकिन इसका बर्डन कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। इसका जो एग्जाम्पल होता है, क्या एग्जाम्पल है? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा होता है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। Income tax. और एक पहले Big चलता tax. था वेल्थ टैक्स। Corporation tax. मेन दो ये चलते थे, बाकी तो बहुत सारे हैं ऐसे तो। ठीक है। कॉर्पोरेशन टैक्स भी इसी में आ जाता है, इनकम टैक्स में ही आ जाता है, कॉर्पोरेट्स के ऊपर लगने वाला इनकम टैक्स है। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स Yes. में आता है GST। GST, एक्सरसाइज, वैट, Sales इंपोर्ट tax. ड्यूटी, Custom duty. इंपोर्ट ड्यूटी में ही आ जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में दोनों आ जाते हैं, कस्टम ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी।
ठीक, इतना क्लियर? Yes, yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा, अब इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ने के लिए इनकम टैक्स एक्ट समझने के लिए हमें और कौन कौन सी चीजें जाननी पड़ेंगी। सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स लॉ जो है, इसको समझने के लिए कौन कौन सी चीजें और जाननी पड़ती हैं। इनकम टैक्स लॉ पढ़ना पड़ेगा हमको, जो लॉ क्या कहता है। उसके बाद हर साल रूल्स आते हैं इनकम टैक्स, तो रूल्स को भी जानना पड़ेगा हमें, क्योंकि हर साल कुछ चेंज हो गया या कुछ भी हो गया तो इनकम टैक्स रूल्स जानने पड़ेंगे। फिर तीसरी चीज हमको जानना पड़ता है एनुअल बजट। जैसे अभी इंटरिम बजट आया था, उसको फाइनल किया गया, अभी फाइनल बजट आया था ना अभी इसी मंथ में, जुलाई में, पिछले महीने में जुलाई में आया है ना बजट। यस इसको भी सर। जानना पड़ता है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारा जो इनकम टैक्स रेट है, इनकम टैक्स रेट या फिर स्लैब या फिर कुछ एग्जेम्पशन वगैरह सब बजट से ही निर्धारित की जाती हैं कि कौन सा रेट इस साल लगेगा या कितनी छूट मिलेगी, ये सब बजट में ही बताया जाता है। उसके बाद लोडिंग हो रहा है, फिर समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा है, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। ये कौन है? उसके बाद हम लोगों को क्या जानना पड़ता है, सर्कुलर या फिर नोटिफिकेशंस। जो सर्कुलर्स होते हैं वो इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए होते हैं, इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए इशू होता है। इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए इशू होता है, और जो असेसिंग ऑफिसर होता है या कोई ऑफिसर है उसके लिए ये मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी होता है। इसको फॉलो करना कंपलसरी है, क्योंकि ये इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए है। तो डिपार्टमेंट का मतलब है, अगर सर्कुलर कोई इशू हुआ है तो डिपार्टमेंट को उसको फॉलो करना पड़ेगा। मान लो कोई उसमें लिखा है कि आप 50 लाख रुपए के नीचे की नोटिस, 50 लाख रुपए की नोटिस, अगर 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी है तो नोटिस जो है वो, मतलब मान लो नोटिस जो है वो हम अपील पे नहीं ले जाएंगे। 50 लाख रुपए तक की अगर टैक्स चोरी है तो हम अपील पे नहीं जाएंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये सर्कुलर है इनका, डिपार्टमेंट का सर्कुलर है कि अगर 50 लाख की टैक्स चोरी है तो हम अपील पे नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे अपील पे नहीं जाएंगे। ठीक, अब जो हमारा कमिश्नर ऑफ अपील है, कमिश्नर अपील या फिर हमारा जो एओ है, वो कहता है नहीं नहीं भाई, तुम्हारा 10 लाख की चोरी है तब भी हम जा रहे हैं अपील करने पे। तो ये वो नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि भैया हम अपील करेंगे ही करेंगे। तुम्हारे ऊपर जो ये बैठे हैं इनके ऊपर सर्कुलर मैंडेटरी फॉलो करता है। लेकिन एसएससी जो होगा वो कहेगा, एसएससी के ऊपर अगर टैक्स चोरी निकली, एसएससी जो होगा वो कहता है अगर 10 लाख रुपए का हो चाहे 1 लाख रुपए का हो, मुझे इस सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं। मैं तो जाऊंगा, हाई कोर्ट भी जा सकता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं, मैं, मुझे, मेरे ऊपर कोई ये सर्कुलर बाइंड नहीं करता। तो एसएससी जो है कभी भी, एसएससी कभी भी इस पर सर्कुलर बाइंड नहीं होता। सर्कुलर जो होता है वो इसको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। ये चाहे तो जो सर्कुलर इसका बेनिफिशियल है
जो इसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इस केस में अगर 50 लाख की चोरी किसी ने की है और उसने सीआईटी अपील से जीत लिया केस, ठीक, सीआईटी अपील से जीत लिया कि भाई ठीक है हमारा 50 लाख की टैक्स चोरी थी, लेकिन सीआईटी अपील ने दे दिया, इस पे कोई टैक्स चोरी नहीं थी। लेकिन जो इसके नीचे जो बैठा था, जिसने पहला ऑर्डर पास किया था, एओ ने, असेसिंग ऑफिसर ने, जो आईटीओ होता है या सीआईटी भी हो सकता है, तो उसने वो कहे कि नहीं भैया अब तो हम जाएंगे, तो ये नहीं जा सकता। लेकिन अगर मान लो कोई इसने सीआईटी अपील ने कह दिया कि नहीं तुमने टैक्स चोरी की थी, तो हम तो एसएससी है, हम तो जा सकते हैं ना, सर्कुलर तुम्हारे लिए बाउंड है, हमारे लिए तो कोई बाउंडेशन है नहीं, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया हेलो? सर। आ गया। यस आ सर। गया सर। तो जो सर्कुलर कौन इशू करता है? सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी करेगी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक। ये भी इशू कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, ठीक है। नोटिफिकेशन सिर्फ खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, वो भी कहाँ पे? ऑफिशियल गैजेट में इशू करती है, ठीक है। तो हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले इनकम टैक्स लॉ, जो भी लॉ का एक्ट कहता है, लॉ या फिर एक्ट कहता है, फिर उससे रिलेटेड कोई रूल्स, फिर बजट, फिर क्या था? सर्कुलर्स या फिर नोटिफिकेशंस। फिर पांचवी चीज एक आती है जुडिशियल जजमेंट। वैसा तो है नहीं कि एक बार में ही सब चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। जब फाइनलाइज होंगी नहीं तो डिस्प्यूट रेज होंगे। अब डिस्प्यूट कौन सेटल करेगा? डिस्प्यूट सेटल करने के लिए आते हैं जुडिशियल जजमेंट। जो हाई कोर्ट होती है उसका जो जजमेंट होता है वो उसके एरिया में ही एप्लीकेबल होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कौन सा हाई कोर्ट है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया इनकम टैक्स पे, तो जो यूपी में कोई भी इनकम टैक्स का, यूपी में, पूरे यूपी में इस जजमेंट का इफेक्ट रहेगा। यूपी के बाहर दिल्ली में इसका इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट कोई दिया है, तो वो सिर्फ खाली दिल्ली में ही एप्लीकेबल होगा, वो बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में कहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। हेलो? लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई और, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया तो वो पैन इंडिया एप्लीकेबल हो जाता है, पैन इंडिया एप्लीकेबल हो जाता है, पैन इंडिया एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो तब तक के लिए वो लॉ बन जाएगा जब तक कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना देता है। या तो लॉ बना दो सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उसको अमेंडमेंट कर दो। किसी लॉ को अगर अमेंडमेंट कर दिया गया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया लॉ ले आए उसके जगह पे, या फिर उस पर अमेंडमेंट कर दे। तब तक, जब तक कि ये चीज नहीं होती है, तब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मान लिया जाएगा कि वही एक लॉ है और उसके अलावा कोई लॉ नहीं है, ठीक। हेलो? हाँ सर। सर। समझ गए ना? यस सर। यस सर। अब देखो, सर जुडिशियल पैन इंडिया जजमेंट, का मतलब, हाँ सर पैन इंडिया जो लिखे थे आप, उसका हाँ मतलब? हाँ, पैन इंडिया मतलब पूरी इंडिया।
पैन इंडिया का मतलब हो जाता है पूरा इंडिया, यानी पूरे भारत पर वो लागू होता है। ठीक है। जुडिशियल जजमेंट से रिलेटेड एक चीज और जान लो, सबसे पहले जो हमारा ऑर्डर पास करता है वो पास करता है एओ। फर्स्ट ऑर्डर जो पास करता है, फर्स्ट ऑर्डर जो पास करता है वो एओ पास करता है। अब एओ में अगर वो आईटीओ हो सकता है, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर हो सकता है, या फिर असिस्टेंट कमिश्नर हो सकता है, या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हो सकता है। अगर ये तीनों हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, आईटीओ या ज्वाइंट कमिश्नर, तो हम इसकी अपील जो करेंगे, मतलब हम ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील जो पास करते हैं, अपील जो करते हैं वो सीआईटी अपील से पास करते हैं। ठीक। लेकिन अगर किसी ने सीआईटी ही यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अगर, या फिर हम इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो हम इन दोनों की अपील कहां पे करेंगे? हम इन दोनों की अपील करेंगे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल पे। यानी कि पहली बॉडी हमारी कौन सी होती है जो कोर्ट की तरह काम करती है? वो होती है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये जिस एसएससी का इसका ये जिस एसएससी पे जिस एसएससी का केस अगर ऑर्डर देती है उसी के एसएससी पे एप्लीकेबल होता है। कोई दूसरा जा करके उसका बेनिफिट नहीं ले सकता कि आईटेट ने ये कहा था तो हम इसका बेनिफिट ले लें। ये जिस एसएससी के लिए कहाएगा उसी एसएससी के लिए एप्लीकेबल होगा। अब आईटेट से भी अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आईटेट के बाद हम जाते हैं किसके पास? आईटेट के पास किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट के पास जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, इतना क्लियर? हेलो। यस सर। ठीक है, चलो अब इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। पहले एक क्वेश्चन, मिस्टर श्याम Mr. Shyam of Delhi has received notice from Income Tax Department for tax evasion of rupees 5 lakh in the similar case of Mr. Ram of UP has received High Court judgment that department cannot issue 5 lakh rupees 5 lakh rupees tax evasion notice to the SSC. Allahabad High Court है, ठीक है। Judgment that department cannot issue rupees 5 lakh tax evasion notice. Mr. Shyam reached income
tax department and argue that my case is similar to Mr. Ram and give the copy of judgment of High Court Allahabad, whether assessing officer has to admit the argue or he can disallow the। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? मिस्टर श्याम थे जो दिल्ली से बिलोंग करते थे, उनको एक नोटिस रिसीव हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आपने 5 लाख रुपए की टैक्स चोरी की है। लेकिन सिमिलर केस जो था वो एक राम के साथ भी हुआ था जो यूपी से बिलोंग करते थे। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया और हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिली कि डिपार्टमेंट 5 लाख रुपए तक की का टैक्स इवेजन की नोटिस इशू नहीं कर सकता है। अब मिस्टर श्याम जो थे दिल्ली वाले, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचे और उन्होंने ये आर्ग्यू रखा कि मेरा केस जो है वो राम के केस से मिलता जुलता है, और जैसा कि राम के केस में हुआ था कि हाई कोर्ट ने हमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि 5 लाख रुपए तक की नोटिस डिपार्टमेंट इशू नहीं कर सकता है। तो क्या वो जो असेसिंग ऑफिसर है, क्या वो उसको क्या कहते हैं, जो उसने आर्ग्यू दिया है या हाई कोर्ट का जजमेंट दिया है, क्या उसको वो बाध्य है, मतलब उसको मैंडेटली फॉलो करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? इसका आंसर बताओ। नहीं करना। आंसर विद रीजन। क्योंकि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है यूपी में वैलिड है ना, यूपी में थोड़ी। और बताओ, और लोग बताओ भाई, कोई कहता है? और कोई है? क्या सर वो वैलिड बस यूपी में ही रहेगा, दिल्ली में अलग? और कोई? अगर ये श्याम जो होते वो दिल्ली की जगह यूपी के होते तो? हेलो सर देन फिर ये वैलिड होता। वैलिड होता, हाँ ठीक है ना? समझ गए क्योंकि ये दिल्ली का था, इसलिए जो पहला जो केस था ये दिल्ली से बिलोंग करता था, और हाई कोर्ट जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसका जो जुरिडिक्शन था वो सिर्फ खाली यूपी हो था। तो जो भी उसके जो जजमेंट है उसका असर जो रहेगा वो सिर्फ खाली यूपी के अंदर रहेगा, उसके बाहर उसकी वैल्यू अगर वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इस केस में एओ के पास ये अपनी डिस्क्रिशन है कि हाँ ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर इससे वो सेटिस्फाई हो जाता है श्याम तब तो ठीक है, अगर श्याम नहीं सेटिस्फाई होता है तो वो आगे अपील पे जा सकता है, आईटेट पे जाए, फिर आईटेट के बाद सबसे पहले कमीशन अपील के पास जाएगा, सीआईटी अपील के पास जाएगा, उससे भी सेटिस्फाई नहीं होता तो आईटेट के पास जाएगा, आईटेट के पास भी सेटिस्फाई नहीं होता तो हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट से भी नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। ठीक, दूसरे केस में क्या था, यूपी में है, तो यूपी में अगर किसी हाई कोर्ट ने, यूपी का हाई कोर्ट अगर कोई वो दे रहा है, जजमेंट दे दिया, तो उसको फिर वो
यूपी के चाहे कोई भी अधिकारी हो, पूरा यूपी में ही वो फॉलो किया जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरे पैन इंडिया फॉलो किया जाएगा, वैसे ही हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसके जुरिडिक्शन के अंदर वो फॉलो किया जाना चाहिए, तभी उसको इतनी पावर दी गई है। हाई कोर्ट अगर चाह ले तो कोई सी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको गिरा सकता है, वही अगर सुप्रीम कोर्ट चाह ले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गिरा सकता है। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। हो सकता है। यस सर। ना, तो इसलिए इसको इतनी पावर दी गई कि उस स्टेट के अंदर पे, यानी कि जो उसका जुडिक्शन है उसके अंडर में उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा। मान लो अगर ये यूपी के होते तो इसको ये डिनाई नहीं कर सकता, इसको मैंडेटली फॉलो करना पड़ता आर्ग्यू को। ठीक, ये हो गया। अब चलो दूसरा क्वेश्चन करो। ठीक, सीबीडीटी ने 2 सर्कुलर इशू किए। पहला सर्कुलर क्या है? सर्कुलर रिलेटेड टू अपील बाय डिपार्टमेंट। तो अपील अगर 10 लाख रुपए तक की टैक्स चोरी है तो अपील आईटेट में नहीं की जाएगी। अगर 50 लाख रुपए तक की टैक्स चोरी है तो हाई कोर्ट में नहीं की जाएगी, यानी कि आईटेट तक की ही हम अपील करेंगे। अगर 10 लाख के ऊपर है और 50 लाख के नीचे है तो हम सिर्फ खाली आईटेट तक की ही रहेंगे। अगर उसके आईटेट में भी हमको, अगर आईटेट में भी डिपार्टमेंट हारता है तो हम उसके आगे नहीं जाएंगे। ठीक, 50 लाख के 1 करोड़ के नीचे, 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ के नीचे है तो हम हाई कोर्ट तक की ही सीमित रह जाएंगे, हम हाई कोर्ट पे करेंगे। अगर हाई कोर्ट से हार जाते हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब 1 करोड़ से ऊपर है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई होता नहीं। दूसरा क्या है? दूसरा सर्कुलर है नोटिस इशू करने का। नोटिस इशू करने का कि 31 दिसंबर 2024 तक की नोटिस 2000 असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 की नोटिस 31 दिसंबर लास्ट डेट जो है नोटिस इशू करने की, वो जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 की नोटिस अगर कोई इशू करना है तो उसकी जो लास्ट डेट, लास्ट वो है वो 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है, एक इशू ये, एक इसने सीबीडीटी ने एक सर्कुलर ये निकाला कि जो नोटिस इशू करना है फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, उसकी लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2024 है। ठीक है, अब एक एसएससी है मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम हैज received the notice on 1st Jan 2025, 1st Jan 2025
and in notice it is given that Mr. Shyam has evaded tax of rupees 51 lakh. Now, Mr. Shyam needs help from you to give him advice what he can do. बताओ भाई. सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. बोलो भाई. सुप्रीम कोर्ट मिस्टर जा श्याम जो है वो उसको हेल्प चाहिए तुम्हारी, मदद करो उसकी. उसके पास नोटिस आई है. दूसरा सर्कुलर तो समझ में आ गया था ना. दूसरा सर्कुलर समझ में आ गया ना. अब मिस्टर श्याम जो है उनको एक नोटिस मिलती है 1 जनवरी 2025 को. उस नोटिस में लिखा रहता है कि आपने 51 लाख रुपए टैक्स इवेडेड किए हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए. तो अब श्याम जो है वो नोटिस लेकर के आपके पास आया है. अब आप उसको हेल्प करिए कि क्या करना चाहिए उसको. बताओ भाई. सुप्रीम कोर्ट जा सकता है सर. मैं यही एडवाइस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट है. सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दोगे. सुप्रीम हाँ कोर्ट सर, भगा वो देगा तुमको. 50 लाख अरविंद केजरीवाल का केस न्यूज देखते हो कि नहीं देखते हो? थोड़ा बहुत देखते हो. जब अरविंद केजरीवाल का केस था, जब लोअर कोर्ट ने नहीं सुना, हाई कोर्ट ने कहा हमको टाइम चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ दिया था कि नहीं झाड़ दिया था कि तुम पहले लोअर कोर्ट जाओ, लोअर कोर्ट से आओ. इसका अगर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा. सबसे पहले आप चैनल के थ्रू आइए. सबसे पहले आप लोअर कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर लीजिए. तो अगर वहां से भी नहीं आप सेटिस्फाई होते तब आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे. डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाएंगे. तो सर 50 लाख का ऊपर का मामला है तो पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? बताओ भाई. अभी हमने बताया है. तुम्हारी एडवाइस तो बिल्कुल ही फर्जी है, बेकार है. वो तो बेचारा परेशान हो जाए कोर्ट कचहरी के मामले में. नहीं सर, तो आपने बोला कि पहले सर्कुलर में कि अप टू 50 लाख हाई कोर्ट में जा सकते हैं और 50 कौन लाख जा प्लस सकता हो. है? डिपार्टमेंट जा सकता है. डिपार्टमेंट जाएगा ना हाई कोर्ट तक की. डिपार्टमेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है. तुम 1 लाख रुपए पे भी जाओ, तुमको कौन रोक रहा है? बोलो भाई. बोलो क्या एडवाइस करोगे? और लोग बताओ. सिर्फ खाली एक ही लोग पढ़ने आए हैं क्या, और बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्या? हेलो. सर सबसे पहले वो इनकम टैक्स ऑफिस जाएगा हाँ. एंड आफ्टर दैट ITAT जाएगा और वहां से सेटिस्फाई नहीं होगा तो हाई कोर्ट जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा. अच्छा. डिपार्टमेंट जाएगा. डिपार्टमेंट जाकर के बोलेगा क्या? ने तो 51 लाख चोरी किए हैं. वो तो सीधे कहेंगे भैया ये लो ऑर्डर, 51 लाख रुपए चोरी किए हैं. अब तुमको क्लाइंट को बचाना है तो कैसे बचाओगे?
मान लो ये तुम्हारे पापा का केस होता, अब तुमको अपने पापा को बचाना है, कैसे बचाओगे? तो पहले लॉयर को हायर करेंगे। अरे लॉयर, लॉयर चलो ठीक, तुम लॉयर, अब अभी आगे चल के तुम सीए बनोगे, लॉयर बनोगे, कुछ बनोगे? हम कह रहे हैं तुम सीए बन गए, अब सीए बन करके तुम अपने पापा को बचाना है, तो कैसे बचाओगे? दो सर्कुलर हैं, दोनों सर्कुलर पढ़ लो पहले ढंग से। सर सेकंड सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो नोटिस इशू होगा वो तो 31 दिसंबर तक ही लास्ट डेट है, और जो इसमें नोटिस इशू हुआ है वो 1 जैन को इशू हुआ है। तो हम इस पे लड़ सकते हैं ना, ये पॉइंट हमें Yes, मिल sir. गया, ये पॉइंट हमें मिला कि ये आपकी जो नोटिस इशू हुई है ये टाइम बार्ड हो चुकी है, आपको इशू करना था 31 दिसंबर 2024 से पहले। आपने जब इशू की 1 जनवरी 2025 तक की, तो हम इसको, ये नोटिस जो है वो नल एंड वाइड हो गई। आपने जब अपने डिपार्टमेंट की फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम इस पे मानते हैं कि हम इसको नहीं मानते, कोई नोटिस है ही नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि आपके ऊपर 31 दिसंबर 2024 की लास्ट डेट थी और आपने इशू किया है 1 जनवरी 2025 को, तो ये नोटिस नल एंड वाइड हो गई। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे केस सिनेरियो क्या हुआ। आपने ये आर्ग्यू तो दे दिया, लेकिन जो एओ था वो आपसे गुस्सा आ गया, उसने, आप आईटेट गए, आईटेट में भी आप हार गए, आप हार गए। अब हाई कोर्ट ने आपकी तरफ, हाई कोर्ट से, आईटेट से आप हार गए, लेकिन हाई कोर्ट ने आपको जिता दिया। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, एसएससी सही कह रहा है, एसएससी की बात सही है। अब बताओ आगे क्या करना। एओ, अब एओ तुम्हारे पास आया, अब तुम एओ को राय दो, क्या करना चाहिए एओ को? उसको क्या आगे जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास, या फिर वहीं पे प्रोसीडिंग ड्रॉप कर देनी चाहिए? बताओ भाई। हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, एसएससी के फेवर में दे दिया कि हाँ सही कह रहा है, वो 1 जनवरी को अगर इशू की गई है तो उसकी डेट थी 31 दिसंबर, तो आप इसको इशू नहीं कर सकते अब, तो इसलिए आप हार गए। अब एओ के पास क्या ऑप्शन है? एओ क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए सर। तो नहीं जाना चाहिए। अब बताओ भाई। जाना चाहिए सर। क्योंकि अमाउंट वहाँ पे सर अप टू 50 लाख का बस हाई कोर्ट से। उसके आगे क्या लिखा है? अपील कैन नॉट बी डन अप टू 50 लाख रुपीज, यानी कि अगर अपील 50 लाख रुपए तक है तो हम अपील हाई कोर्ट तक की ही, हाई कोर्ट में नहीं करेंगे। लेकिन 50 लाख या 50 लाख के ऊपर हुआ, 1 करोड़ से कम हुआ, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक की, 50 लाख से ज्यादा हुआ और 1 करोड़ तक की हुआ तो हाई कोर्ट जाएंगे। अगर 1 करोड़ के भी ऊपर है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक की जा सकते हैं। बताओ वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाएगा सर, जाएगा। जाना वो नहीं जाएगा। अपील, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट तक की, अगर 1 करोड़ रुपए का टैक्स इवेजन किया होता, 1 करोड़ या 1 करोड़ के ऊपर किया होता, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। जब उसके
सीबीडीटी ने आदेश दे रखा है कि आपको 50 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में सिर्फ खाली हाई कोर्ट तक की ही परमिशन है, आप हाई कोर्ट तक की लड़ सकते हो। तो वो आगे कैसे चला जाएगा? सर्कुलर किसके लिए मैंडेटरी है? सर्कुलर किसके लिए मैंडेटरी है? ईओ के लिए मैंडेटरी है कि नहीं है? अब यही केस में अगर हाई कोर्ट से भी हार जाता, एसएससी हार जाता, एसएससी यहां से भी हार दिया, अब बताओ सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि नहीं जाएगा? हेलो, ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये डिपार्टमेंट है, ये आम पब्लिक है, कॉमन मैन है, एसएससी है ये। बताओ ये जाएगा कि नहीं जाएगा? हाई कोर्ट से आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर, एसएससी जा सकता है। एसएससी जा सकता है ना? यस सर। एसएससी के ये रिस्ट्रिक्शन जो दे रखता है, जो सर्कुलर्स होते हैं, वो अभी हमने बताया था। सर्कुलर्स किसके लिए बाइंड होते हैं? सर्कुलर जो है वो किसके लिए मैंडेटरी है? इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है। डिपार्टमेंट के लोग कौन कौन से हैं? ईओ, चाहे असेसिंग ऑफिसर हो, चाहे सीआईटी अपील हो, चाहे सीआईटी हो, चाहे पीसीसीआईटी हो, चाहे सीसीआईटी हो, चाहे जेसीआईटी हो, ये सब डिपार्टमेंट के लोग हैं। जो भी नौकरी कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उनके लिए सर्कुलर मैंडेटरी होता है। जो डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए सर्कुलर मैंडेटरी नहीं है। तो हमारे केस में एओ जो था वो क्या था? एओ एक सरकारी कर्मचारी था, यानी कि डिपार्टमेंट का आदमी था, तो उसके लिए तो सर्कुलर मैंडेटरी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यस सर। यस सर। तो वो 51 लाख रुपए की नोटिस जो है, 51 लाख रुपए का टैक्स इवेजन है, तो वो हाई कोर्ट के अलावा कहीं आगे जा ही नहीं सकता, तो एओ तो जाएगा नहीं। लेकिन अगर एसएससी होता इस जगह पे, एसएससी का चाहे 50,000 रुपए का केस होता, तो वो चाहे आईटेट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे हाई कोर्ट जाए, उस पर कोई रोक नहीं है, अनलेस नोटिफिकेशन को निकाल दिया जाए या फिर नियम ही लॉ बना दिया जाए कि कोई भी एसएससी अगर 5 लाख रुपए तक की का वो है, जब जो चीज इसके ऊपर बाइंड होगा सिर्फ खाली वही इसको रोक सकता है, बाकी कोई चीज इसको रोक नहीं सकती। ठीक है? अब किसी को कोई डाउट हो अभी तक की जो पढ़ा हो उसमें पूछ ले। अभी तक की जो पढ़ा है उसमें कुछ सर हेलो? होगा क्या हुआ? आईटीएटी। आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। आईटेट का मतलब होता है, आईटेट का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। ये एक तरीके की बॉडी बनाई जाती है, एक तरीके का कोर्ट है, ये छोटा सा कोर्ट है जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट, एक टेक्निकल आदमी होता है, एक वो जज होता है, दोनों लोग मिल करके इसमें ज्यूरी बैठती है, फिर डिपार्टमेंट अपना केस लड़ेगा, क्लाइंट अपना केस लड़ेगा, या जो सीए होता है उसकी पावर सिर्फ खाली यहाँ तक की ही वो केस लड़ सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट अगर किसी को जाना है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, उसके लिए एडवोकेट चाहिए होता है। किसी भी कोर्ट के अंदर पे लड़ने के लिए एडवोकेट को ही जरूरत है, एडवोकेट ही लड़ सकता है।
समझे? हेलो, यस सर। Yes, sir. ठीक है। और बताओ, और किसी को कोई डाउट? हेलो, No, sir. कोई डाउट नहीं किसी को? नो बाकी सब आ गया, सबको सब कुछ आ गया, जितना भी अब तक की पढ़ाया हमने सब आ गया। सर्कुलर नोटिफिकेशन में डिफरेंस, सर्कुलर और नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है? इशूड बाय सीबीडी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये नोट कर लो सर्कुलर के लिए। मैंडेटरी फॉर डिपार्टमेंट, मैंडेटरी फॉर ऑल। ठीक है। हेलो, हेलो, लिख लिया? यस सर। यस लिख लिया सर। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। कल से फिर, कल से नहीं, मंडे से, कल तो छुट्टी रहेगी। मंडे से फिर आगे बढ़ते हैं। आज का वैसे भी बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मंडे से 5:30 बजे तक पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास थी आज, आप लोग भी एंजॉय करिए। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया इनकम टैक्स। ठीक है, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड इवनिंग, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।